चले गाइस, तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8, सिंगल इनपुट मॉडल। आप इसको प्रोडक्शन मॉडल भी कह सकते हैं मेरे बच्चों। अह, शुरुआत में ही कहना पता नहीं ठीक है कि नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में आप देखोगे कैसे आसान चीज को मुश्किल बनाया जाए। ठीक है, तो जैसे आपकी रीडिंग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आसान चीज को मुश्किल बनाने वाला खेल है। तो मैं आपको दोनों तरीके से ही सिखाऊंगा, आसान तरीके से भी और सो कॉल्ड आपके रीडिंग्स के तरीके से भी, जो मेरे हिसाब से इज नॉट दैट ग्रेट। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक मेरे बच्चों, सिंगल इनपुट मॉडल, चैप्टर नंबर 8। दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। आइए बात समझते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करें तो आप कहते हैं इट इज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। यू पुट इन सम इनपुट्स एंड ड्यू टू और रादर विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दोज इनपुट्स, आप उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हो बेटा, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन ये जो प्रोडक्शन फंक्शन हम आपके साथ कर रहे हैं, एज यू कैन सी द नेम, द हेडिंग, सिंगल इनपुट मॉडल, तो ये थोड़े से अजम्पशंस और थोड़े से एक्सेप्शंस के साथ आप पढ़ेंगे। आइए पहली लाइन आपके लिए रीड करते हैं। इट सेज फर्म प्रोड्यूसेस वन आउटपुट यूजिंग वन इनपुट। तो कोई भी आप एक चीज बना रहे हैं और वो आउटपुट जो एक आप बना रहे हैं उसके लिए जो इनपुट यूज हो रहा है वो भी एक सिंगल इनपुट ही यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिल्कुल ही एक एक्सेप्शनल और बड़ा ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेना चाहें, तो सपोज हमारा एक लेबर है जो नक्काशी करता है। तो वो एक लेबर हमारा इनपुट और वही जो एक आउटपुट बना रहा है वो नक्काशी वाला जो भी सामान है। सो मैं ये नहीं कहता रियलिटी में ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन पॉसिबल नहीं है, बट आपको भी पता है सिंगल इनपुट से बनने वाले कोड बहुत ही कम होते हैं। तो बच्चा कहते हैं फिर हम ये कर क्यों रहे हैं? वेल, एज पर योर रीडिंग्स, फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर क्लियरिंग बिगर थिंग्स इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो आइए, फर्म प्रोड्यूसेस वन आउटपुट यूजिंग वन इनपुट। आउटपुट को ये वाई बोल रहा है, इनपुट को एक्स। तो जो जो जरूरी चीजें मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूं आपके लिए, आउटपुट जो भी आप बनाएंगे इसको वाई बोला जा रहा है। जो भी इनपुट लाइक लेबर आप यूज करेंगे उसको एक्स बोला जा रहा है। सो हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्म आया वो आया वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब एक्स जितना भी आप बनाओगे, रादर यूज करोगे, उसके हिसाब से आपका आउटपुट तैयार होगा। आई होप यहां तक क्लियर मेरे बच्चों, प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक्स। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं जो आपकी रीडिंग्स आपको समझाना चाहती है। आइए पहली अजम्पशन समझते हैं। तो पहली अजम्पशन है बेटा मोनोटोनिसिटी। तो बच्चा कहता है ये क्या, ये तो वेल बिहेव प्रेफरेंस कंज्यूमर थ्योरी में था। अच्छा, वहां पर क्या मतलब था इसका? सर वहां पर ये मतलब था कि आईसी के टर्म्स में पूछ रहे हो ना सर? हाँ सर, आईसी के टर्म्स में इसका मतलब था आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, वैसे मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब होता है? सर मोनोटोनिसिटी कुछ कुछ मोनोटोनिक प्रेफरेंस जैसा। सर एक लाइन याद है मुझे, स्कूल लाइफ से याद है, मैंने कहा क्या सर, मोर इज बेटर, है ना? वही का वही यहां पर इस्तेमाल होना है। आप मुझे बताओ, अगर आप, मैं एज्यूम कर रहा हूं आपका लेबर 1 यूनिट बनाता है, तो एक लेबर 1 यूनिट बना के दे रहा है, दो लेबर 2 यूनिट बना के दे रहा है, तीन लेबर 3 यूनिट बना के दे रहा है। सो मोनोटोनिसिटी का मतलब है बेटा, हायर द नंबर ऑफ लेबर, मोर शेल बी दी आउटपुट। आइए पढ़ते हैं। ये एज इट इज पेपर में लिख कर आना है, मैंने इसलिए शॉर्ट में बनाया हुआ आपके लिए। So the first assumption about this production function is monotonicity. This means as x increases, y also increases. Formally, the first derivative of the production function is positive. तो mathematically, as you can say, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जिसके मायने हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आपका प्रोडक्शन फंक्शन जब आप निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, जिसका मतलब है कि जैसे आप बढ़ा रहे हो आपका लेबर इनपुट, आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। कहता है थिंक ऑफ अ फर्म और अ फार्म दैट ग्रोस कॉर्न। नाउ मोर लेबर मींस मोर कॉर्न, बट इफ द फर्म हैज 10 acres of land and already employs so many workers that they cannot feed the land, then monotonicity is implausible. तो अब इसके बारे में हम क्या समझना चाहते हैं वो समझाते हैं। कहता है वैसे तो ये ठीक है ये वाली अजम्पशन, लेकिन ये प्लॉजिबल है। तो बच्चा कहता है प्लॉजिबल का मतलब कि डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन थिंग्स है। अब उसने बड़ा सुंदर सा एग्जांपल ले लिया, कहता है आपके पास 10 acres ऑफ लैंड है ऑलरेडी, आपने ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर ऑफ लेबर उस पर डाल रखा है, लगा रखा है। अब अगर आप एक्स्ट्रा लेबर लगाओगे भी तो वो लैंड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो लैंड में एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो डोंट यू थिंक फिर आपकी जो मोनोटोनिसिटी है, जो कहता है ज्यादा लेबर ज्यादा आउटपुट, वो सफर कर जाएगा। सो प्लॉजिबल का मतलब है
applicable under certain conditions. तो usually yes, लेबर बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, but when you are faced with certain situations like ऑलरेडी जितना लैंड था उतना आपने लगा लिया है लेबर, उसके बियॉन्ड लेबर लगा के वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे आप उसको लैंड पे, तो फिर लेबर बढ़ाने पर भी आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा। अभी क्लियर बेटा? जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? अभी गुड टू गो? आगे बढ़ते हैं। सेकंड अजम्पशन मेरे बच्चों, सेकंड अजम्पशन अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन हैज टू डू विद कर्वेचर। तो मेरा बच्चा जब हम कर्वेचर की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप्स, द शेप्स। सो कहता है इसके दो वर्जन हैं, सिंपल एंड रियलिस्टिक। सिंपल एंड रियलिस्टिक। ओके, आइए समझते हैं। तो बेटा जो सिंपल वर्जन है और जो रियलिस्टिक वर्जन है, इसको समझने के लिए आपको आपके प्रोडक्शन के बेसिक्स को एक बारी वापस रीब्रश करना पड़ेगा, जो फर्स्ट सेम में आपने या स्कूल लाइफ में पढ़े। आइए रीड करते हैं। द सिंपल assumption is concavity which says whereas increase in x leads to increase in y, the increase gets smaller as x gets bigger। तो पहले मैं इसको सिंपल टर्म्स में बता दूं, फिर मैथमेटिकल टर्म्स में बता देता हूं। सिंपल वाला ये कह रहा है कि आपको बेसिकली मिलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो बच्चा कहता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या मतलब है? तभी मैंने इसकी स्टार्ट से पहले आपको बोला अपना बेसिक एकदम एक बारी ब्रश अप कर लें आप। देखो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब है जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा तो आउटपुट का जो इंक्रीज है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक मेरा बच्चा? इसको मैथमेटिकली क्या बोल रहे हैं वो कहता है मैथमेटिकली द सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो अगर बेटा सेकंड डेरिवेटिव निकालेगा राजे तू, तो वो पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसको सिंपल वर्जन कहते हैं बट नॉट द रियलिस्टिक वर्जन। तो मैं आपको इन दोनों को ही समझाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल मैंने एक एग्जांपल इसके साथ ऐड करा है टू ऐड मोर टच टू दिस, कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। फिर मैं रियलिस्टिक वर्जन की बात करता हूं। नेक्स्ट पेज को रीड करें। It is known as law of diminishing returns. Suppose there are n workers and one worker is added. This will increase the output say by 100 units. But going from n plus 1 to n plus 2, workers will result in 90 additional units. तो हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि जब हमने पहला लेबर बढ़ाया तो उस एक्स्ट्रा लेबर ने 100 यूनिट एक्स्ट्रा बना के दिए, लेकिन जब हमने दूसरा लेबर लगाया तो उस सेकंड लेबर ने 90 यूनिट बना के दिए। सो दैट्स नथिंग बट you can say that as diminishing returns or you can say that second derivative will be negative। क्लियर मेरा बच्चा? तो अब बच्चा कहता है कि इसका कोई आप वैसे प्रमाण दे सकते हो, कोई एग्जांपल दे सकते हो कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही आने होंगे और वाई ये सिंपल है बट रियलिस्टिक नहीं है। तो मैं ना दोनों का एग्जांपल देता हूं रियलिस्टिक कराने के बाद। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको ये दोनों ही एग्जाम्पल के थ्रू दिमाग में आ जाएंगे। तो आइए पहले रियलिस्टिक की भी बात कर लेते हैं। पढ़िए। द मोर रियलिस्टिक कर्वेचर अजम्पशन इज दैट द प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉन्वेक्स एट फर्स्ट देन कॉन्केव। तो बेटा ये तो थ्रू आउट कॉन्केव कह रहा था, है ना? ये कहते हैं ना पहले कॉन्वेक्स देन कॉन्केव। मैंने कहा भाई इसकी अंडरलाइन एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लेन थ्रू इट? तो पढ़िए। कहता है मोर फॉर्मली द the first derivative is always positive but the second derivative is at first positive, passes through zero then becomes negative। तो बच्चा फिर कहता है आप समझाना क्या चाह रहे हो? बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूं मेरे राजे कि ये यहां पर कहता है कि पहले तुमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा, उसके बाद फॉलोड बाय डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेगा। यानी सिंपल वाला वर्जन क्या कहता है? जैसे ही आप लेबर बढ़ाओगे हमेशा आपको कौन से रिटर्न्स मिलने वाले? डिमिनिशिंग। रियलिस्टिक वर्जन क्या कहता है? शुरू में कौन से रिटर्न्स मिलेंगे? इंक्रीजिंग। और फिर कौन से मिलेंगे? डिमिनिशिंग। अब कौन सा रियलिस्टिक है, कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इसके बारे में थोड़ी और बात करूं उससे पहले एक एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। सपोज मेरा बेटा एक आम का पेड़ है, उस पे आम के फल लगे हुए हैं खूब सारे। हमने आर्यमन को भेजा कि जा भाई पेड़ से फल तोड़ ला और 1 घंटे का समय है तेरे पास। तो अपना चढ़ गया आर्यमन भाई, फटाफट से अपना फल तोड़ रहा है, आम तोड़ रहा है। 1 घंटा हो गया, मैंने कहा योर टाइम स्टॉप्स, अब नीचे आ जाओ। ठीक है। अब मैंने भेजा निश्चय को, मैंने कहा निश्चय जा भाई आम ले आ। ठीक है। आप बताइए चांसेस क्या, अगर दोनों इक्वली एफिशिएंट है, दोनों को 1 घंटा मिल रहा है,
चांसेस क्या है आपके हिसाब से, जो सेकंड गए हैं निष्ठ है वो ज्यादा आम तोड़ के लाएंगे, या जो पहले गए हैं अपने आर्यमन वो ज्यादा आम तोड़ के लाएंगे? पहले वाला ज्यादा आम तोड़ के लाएगा, बिकॉज उसके पास एक पूरा एरे ऑफ ऑप्शंस होगा, फटाफट खींचता जाएगा, टूटते जाएंगे। सेकंड वाले को ढूंढने पड़ेंगे ना, क्योंकि मेन जगह तो पहले ही इसने तोड़ दी सारी। आप कहोगे व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि शुरू में ना आपका फिक्स फैक्टर को अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है लेबर, तो आपको कौन से रिटर्न्स मिलते हैं, इंक्रीजिंग। लेकिन फिर उसके बाद जब फिक्स फैक्टर्स एक तरह से वेयर एंड टेयर दिखाना शुरू कर देता है या ओवर एक्सेसिवली यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, फिर जो अगला वेरिएबल फैक्टर लेबर आएगा वो उतना शायद रिटर्न आपको ना दे पाए। इसलिए आपकी बुक कह तो देती है ये रियलिस्टिक है, बट बताती नहीं है क्यों रियलिस्टिक है। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया सिंपल चीजों को कैसे मुश्किल करना है, ये चैप्टर, ये रीडिंग आपको सिखाएगी। इसी साल से इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, लास्ट ईयर तक निकलसन एंड स्ट्राइडर था, जो कि बहुत ही टॉप रेटेड रीडिंग्स मानी जाती हैं। बट ठीक है, वी आर नो वन टू कमेंट ऑन दैट। बट इसका क्या मतलब है वो आई होप समझ आ गया। अब इसको मैथमेटिकली वो क्या कह रहा है वो भी पढ़ लीजिए। सो कहते हैं मोर फॉर्मली, फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो तो हम मान ही रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं। और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव इज एट फर्स्ट पॉजिटिव, पासिस थ्रू जीरो, देन बिकम्स नेगेटिव। तो यहां पर मेरा बच्चा जो आपका सेकंड डेरिवेटिव आएगा ना राजे, वो पहले पॉजिटिव होगा एंड देन जीरो एंड देन क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जिसको सिंपल भाषा में अगर बोलें तो शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे, देन जीरो बनेगा और फिर बन जाएगा नेगेटिव रिटर्न्स। आपको सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने हैं, इसके बाद रीडिंग्स पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं इससे पहले डायग्राम और बना देता हूं, फिर एक बारी जो बच्चे लेट ज्वाइन करें, लाइक हमारी बच्ची विधि ने लेट ज्वाइन किया है, तो मैं क्विक रिव्यू भी दे दूंगा। उसके बाद अभी जब 10 मिनट का ब्रेक आएगा तो आप पूरा पढ़ना, निचोड़ना और डाउट्स भी लेना। कोशिश ऐसी करना कि अभी इतने अच्छे से पढ़ लो कि क्लैरिटी के साथ खत्म कर लो आप टॉपिक को। सो हमें सबसे पहले तो यहां पर हमने पैनल बनाए, तो पहले में तो ये ऑलवेज कॉनकेव वाला बना लिया, कॉनकेव ऑलवेज। तो बताओ ये कौन सा वाला वर्जन है, सिंपल या रियलिस्टिक? सिंपल। और फिर ये बनाया, ठीक है। दोनों में ऑब्वियसली इसमें पहले क्या है, कॉन्वेक्स एंड देन कॉनकेव। ये कौन सा है, रियलिस्टिक। क्लियर मेरा बच्चा, श्योर हो? यहां तक क्लियर सबको? आइए क्विक रिव्यू ले लेते हैं यहां तक और फिर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा स्टेप और भी बता दूं कि हम यहाँ पे ये जीरो से भी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इफ यू पुट x जीरो तो योर आउटपुट विल बी जीरो। x माइंडेड इज योर इनपुट, ठीक है, श्योर हो? पक्की बात। यहाँ पे टीपी, अच्छा कई बच्चों को ये भी दिक्कत लगती है कि भाई ये शो क्या कर रहा है, आप खुद देखो यहाँ पे, अगर आप इतना लगाते, मैं इसको थोड़ा सा वैसा बना रहा हूं, अगर आप इतना लगाते तो आप देखो इंक्रीज कम है, यही वो कॉनकेव। शुरू में कौन से रिटर्न मिलने शुरू हो गए, डिमिनिशिंग। यहां पर पहले कौन से रिटर्न मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग, देन कौन से रिटर्न मिल रहे हैं, डिमिनिशिंग। आइए क्विक रिव्यू ले लेते हैं, जो भी लोग घर पे भी बैठे ताकि उनकी भी दिक्कत ना हो, कोई जो यहाँ बैठे हैं तो वो तो पूछ ही रहे हैं। सो आपका ये चैप्टर 8 इस टॉपिक के साथ शुरू होता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। वेल साधारण भाषा में हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन शोज टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यहां पर आपकी एक जो रीडिंग्स है वो कुछ सर्टेन अजम्पशंस के साथ चल रही है। वो कहती है कि हम इस पर्टिकुलर मॉडल में एक आउटपुट बना रहे हैं जिसको हम y बोलेंगे, पर द कैच इज विल बी यूजिंग सिंगल इनपुट ऑल्सो। एक ही इनपुट यूज करेंगे, एक ही आउटपुट बना देंगे, इनपुट को नाम दिया है x। तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह से दिखेगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, या आउटपुट जो कि एक सिंगल गुड का है इज अ फंक्शन ऑफ x, जो कि एक सिंगल इनपुट, इट कुड बी लेबर, उस पर बेस्ड है। इस प्रोडक्शन फंक्शन के दो एजम्पशंस बताए गए हैं। पहला मोनोटोनिसिटी, जिसको प्लॉजिबल बोला गया है। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर प्लॉजिबल क्यों है वो समझ लेते हैं। मोनोटोनिसिटी का यहाँ पर मतलब है जैसे जैसे आप लेबर एक्स बढ़ाओगे, इनपुट बढ़ाओगे, तो आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा। लाइक 10 लेबर तो 10 आउटपुट, अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी 1 है, 15 लेबर तो 15 आउटपुट, 20 लेबर तो 20 आउटपुट। सो एट फर्स्ट इट सीम्स ओके कि हाँ यार इनपुट ज्यादा कर रहे हैं तो आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि फंक्शन इज सच। लेकिन फिर हमने फर्दर यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है आपके नोट्स में,
कि सपोज आपके पास 10 एकर्स ऑफ लैंड है और उसमें जितने लेबर चाहिए वो ऑलरेडी लगा लिए हैं आपने। अब अगर आप उसके बियॉन्ड लेबर लगाओगे तो आपका आउटपुट बढ़े, दिस इज हाईली डाउटफुल। इसलिए दिस पर्टिकुलर assumption इज plausible, which in a way means it depends upon certain things. सेकेंड assumption थी बेटा रिगार्डिंग द कर्वेचर, रिगार्डिंग द स्लोप्स। तो एक सिंपल वर्जन है, एक रियलिस्टिक वर्जन है। सिंपल वर्जन कहता है कि हमेशा ही जैसे ही आप इनपुट को एक्स्ट्रा लगाना शुरू करेंगे, इन आर केस लेबर फॉर एग्जांपल, तो स्टार्टिंग से ही डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा। जो रियलिस्टिक वर्जन है बेटा वो कहते हैं ना ना, शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न्स फॉलोड बाय डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और ऑब्वियसली फिर इसमें डबल डेरिवेटिव आपका शुरू से नेगेटिव रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव इसमें शुरू में पॉजिटिव, देन जीरो, एंड देन इट शैल बिकम नेगेटिव। बोलिए यहां तक क्लियर? हाँ, नहीं यहां से कर्वेचर चेंज हो गया ना, ये शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न है और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नहीं मैं बताता हूं क्यों, उसके लिए देखो यहां पर लिखा क्या है वो समझो। आपने यहां पर क्या लिया हुआ है, एक्स। ये देखो एक्स क्या है, इनपुट है ना। आप देखो इनपुट इतना ज्यादा लगाया, हाँ ये कम लगा। और यहां पर अगर आप देखो ये इस शेप पर, ये यहां से स्लोप चेंज हो रहा है। अगर आप यहां पर यूज करोगे इसको ऐसे और इसको ऐसे यूज करोगे तो ये कम दिखेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। बोले जी यहां तक क्लियर? आपकी अगर वैसे आपको डाउट है तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा कर्व भी बना देता हूँ, सो दैट आपको वो फिर टेंशन खत्म हो जाए। मैं समझ गया आपकी बात, वो कर्व बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कर्वेचर बना दो ऐसा, ठीक है। पर फंडा वही है कि शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बोलो बेटा यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? अब आते हैं सेकंड चीज पर। सेकंड चीज है बेटा, सेकंड टॉपिक आई शुड से, दैट इज अबाउट प्राइस। अब मेरा बेटा जब हम प्राइस की बात करेंगे राजे, यहां पे दो चीजों की प्राइस की बात करेंगे। एक प्राइस ऑफ आउटपुट विच यू सेल, दैट्स वाई। एक प्राइस ऑफ इनपुट्स लाइक लेबर, जो कि आपने क्या डिनोट करा है, एक्स। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइस एज अ फर्म, we'll be looking at both the prices, the price of your output which is good buy, and the price of the input which you can assume it to be labor. अब दोनों में ही आपको एक चीज समझनी है, दैट आपकी रीडिंग कहती है वी आर डीलिंग इन अ कंपेटिटिव मार्केट। बच्चों कंपेटिटिव मार्केट होती है perfect competition where firm takes the price as given and that price is given by industry. I hope competitive market का basic हमें उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। यू नो दैट कि वो क्या होता है, इंडस्ट्री प्राइस सेट कर देगी एंड एज अ फर्म आपको वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एट बेस्ट यू कैन डिसाइड हाउ मच टू सेल, यू कैन नॉट डिक्टेट द प्राइस एज अ फर्म। यहां तक क्लियर मेरा बेटा? चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। सो वी assume that our firm operates in a perfectly competitive market. It means both firm and the consumer takes price as given. Now market for both and x and y is competitive, जो मैंने आपको बताया। और कहता है W is the price of input, P is the price of output. तो आप यहां पर लिख सकते हैं that your PX is W and PY is P. यानी price of input is W, considering labor is your only input. प्राइस ऑफ गुड वाई जो भी आप आउटपुट बेच रहे हैं, प्राइस ऑफ वाई जिसको मेरे को बोलना चाहिए उसको सिंपली बोला गया पी। सो आर कंपेटिटिव फर्म टेक्स बोथ डब्ल्यू एंड पी एस फिक्स्ड, यानी अगर आप लेबर को मार्केट से उठाते हो तो यू कैन नॉट बार्गेन, यू कैन नॉट चेंज द प्राइस, जो है वो आपको वही उठाना पड़ेगा। और जब आप माल बेचने जाते हो तब भी यू कैन नॉट अफेक्ट दी और कैन नॉट चेंज दी प्राइस। यहां तक क्लियर बेटा सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? गाइस वेटिंग फॉर योर नोट, या परफेक्ट। सो अब बात करते हैं सबके दिल अजीज टॉपिक की, जो कि है प्रॉफिट। सबको चाहिए प्रॉफिट, सब मैक्सिमाइज करना चाहते हैं प्रॉफिट। आइए प्रॉफिट की बात करते हैं। डोंट यू पीपल थिंक नॉर्मल टर्म्स में प्रॉफिट का मतलब होता है TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। दैट शुड बी प्रॉफिट आई गेस बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, दैट्स योर प्रॉफिट। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका रेवेन्यू जो हो गया वो हो गया P इंटू वाई, और ये जो हो गया मेरा बच्चा
हो गया W इंटू एक्स। भाई आपका जो टोटल रेवेन्यू क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा प्राइस इंटू आउटपुट। प्राइस आपने अपने आउटपुट का P माना हुआ, आउटपुट को आप Y बोल रहे हो। टोटल कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ लेबर की कॉस्ट होगी मेरा बेटा, जो एक्स आपका इनपुट है, और उसकी पर यूनिट कॉस्ट W। क्लियर मेरा बच्चा? कैन वी एक्सप्रेस आर प्रॉफिट फंक्शन लाइक दिस? इफ यू आर कंफर्टेबल तो मैं आगे बढ़ू मेरे बच्चों। पाई डिनोट करते हैं प्रॉफिट के लिए, पाई इज फॉर प्रॉफिट, मैक्रो में इट इज फॉर इन्फ्लेशन, तो शायद वो कंफ्यूजन हो गई आप। चलिए आगे बढ़ते। सो कहता है नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट वाई एक्स फॉर वाई इन द सेम इक्वेशन। यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये ना आगे यूज होगा। सो पाई एक्स, हमने यहां पर एक्स ऐड कर लिया, पी वाई इंटू एक्स यहां ऐड कर लिया, माइनस डब्ल्यू एक्स। और ये सारी कहानी हमने इसलिए करी मेरे प्यारे बच्चों, सो दैट वी कैन गेट एक्स एज अ कॉमन थिंग। तभी तो हमने यहां पर लिखा है, देखो हियर वी जस्ट हैव टू फाइंड एक्स दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और एक्स क्या है मेरे बच्चों? इनपुट। क्लियर ये बात? भाई एक बात बताओ, आप तो एमएमई के सारे स्टूडेंट्स हो ही, आप कोई भी कॉस्ट मिनिमाइज करते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो, तो विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर थिंग करोगे ना। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर थिंग क्या हो गई बेटा? एक्स। मुझे एक बार ये एक्स पता चल जाए क्या है मेरा, तो फिर आई कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट अकॉर्डिंग। दोबारा पूछ रहा हूं, एक्स क्या है बेटा बताओ? इनपुट। इसके आगे हमने लिखा द कंडीशनल फैक्टर डिमांड इन रियल वर्ल्ड केस। तो अब क्योंकि रियल वर्ल्ड केस है, तो आप देख सकते हो रियल वर्ल्ड केस का डायग्राम बना रखा है हमने आगे, आप आपके नोट्स में देख सकते हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहा, सेम बना हुआ है, क्योंकि आप खुद भी मानोगे ना दैट यू मस्ट बी डीलिंग विद रियल वर्ल्ड केस, नॉट द सिंपल केस। आगे पढ़ते हैं जी। अब ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप इसको ध्यान से समझ लें, और स्पेशली जो लोग मैथमेटिक्स को उतना एंजॉय नहीं करते वो और ज्यादा ध्यान से इसको देखें। आइए पढ़ते हैं। Alternatively, we can look at the inverse of the production function as this: x f minus 1 y। क्या कोई बच्चा बता सकता है what do you mean by inverse of production function? Anybody? Inverse of production function और कुछ? Inverse of production function। अच्छा ये क्या दिखा रहा है आपके हिसाब से, ये क्या है? y इनपुट है, x आउटपुट है। हाँ थोड़ा सा पास आ गए। आप में से जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो बताएं, यहाँ पे काफी पास तो आगे आ रहे हैं। What do you think this is? Yes, we call it inverse production function, but शो क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कम ऑन, आइए इसको लॉजिकली समझते हैं मेरा बच्चा। इसका मतलब है वो प्रोडक्शन फंक्शन जहां पे हमारी इनपुट की वैल्यू सबसे बेस्ट आए। ऐसा आपने अभी तक क्या बोला था कि मैं वो एक्स ढूंढ लूं जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, बोला था ना। मैं आपको कहता हूं कि आपका प्रोडक्शन में, हाँ, कि आपका प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाए वो वाली एक्स ढूंढो। समझ गए बात? तो अपने आप आपका प्रॉफिट भी क्या होने लगेगा? मैक्सिमाइज, क्योंकि प्राइस पे तो आपका कंट्रोल ही नहीं है, ना वेज पे आपका कंट्रोल, ना प्राइस पे आपका कंट्रोल। आइए आगे आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा, ध्यान से पढ़ना आगे और क्लियर करते हैं इसको। We can use this function to substitute for x in profit, then we are left with finding y that maximizes profit as a function of y। तो अब बेटा इसी को हमने यहां पर जब सब्स्टिट्यूट किया, तो पाई y इज इक्वल टू पी वाई माइनस ये वाला फंक्शन मैंने दोबारा यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लिया बेसिकली x की जगह, ठीक है। और देन अब मुझे बताओ, मेरे पास अब y अगर मिल जाए मुझे तो भी मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। पहले इस फंक्शन को किसके थ्रू कर रहे थे? x। अब इसको किसके थ्रू कर रहे हो? y। तो आपके पास इसको समझने का मैं एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं। ये हालांकि अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन यहां पर यूज हो सकता है, बताता हूं कैसे। ऊपर देखो सब लोग, माइंडेड, ये इन दोनों को समझाने का मेरा एक प्रयास रहेगा आपके लिए। ये है आपकी आइसो कॉस्ट लाइन। क्या कहते हैं बेटा इसको? आइसो कॉस्ट लाइन इज लाइक बजट लाइन, जो आप अपने कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ते हो। ये है आइसो क्वांट। आइसो क्वांट इज लाइक फॉर आईसी।
इंडिफरेंस कर्व क्या बताता था? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आइसोपॉन्ट बताता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट्स गिविंग यू सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, सीधा सीधा रिलेट नहीं कर रहे, लेकिन हिंट आपको दे रहा हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं डिफरेंट कॉस्ट है, तब भी यहां पर ऑप्टिमलिटी आ रही है। अगर मैं आपको बोलूं एक ही कॉस्ट लाइन है लेकिन अलग अलग आइसो पॉइंट है, तब भी यहीं पे इसी कंडीशन पे ऑप्टिमलिटी आ रही है। तो मुद्दा क्या है? आइदर यू गो फॉर आउटपुट और आइदर यू गो फॉर इनपुट, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, बट ऑब्वियसली यू नीड टू लुक फॉर द फंक्शंस। तो अगर फंक्शन इस तरह से रख रहे हो तो एक्स के लिए जाओगे, इस तरह से रख रहे हो तो वाई के लिए जाओगे। अभी लेटर ऑन आज की ही क्लास में आप सीखोगे कि एक्स बेस्ट कैसे निकाला जाता है, वाई बेस्ट कैसे निकाला जाता है। क्या? आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा। अब जो हम बात करेंगे ये वाला मैं अगले चैप्टर में आपको डिटेल में सिखाता हूं। आगे पढ़े बेटा। तो कहता है, here we take the second approach, we solve out input x, treat profit as a function of output y and solve the profit maximizing problem by finding the y। वही बात जो हमने अभी बोली। Consider again the inverse of production function for a given level of output y. It shows the amount of input x that the firm uses to produce y. This function is called firm's conditional input demand or conditional factor demand। तो जब भी आप प्रोडक्शन का इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन निकालेंगे, उसका दूसरा नाम है आपका कंडीशनल इनपुट डिमांड फंक्शन। प्रोडक्शन का इनवर्स प्रोडक्शन जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे जी आपकी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। उसके लिए मैं ये वाला हिस्सा यूज कर लेता हूं, जितना ज्यादा हो जाए उतना बेटर, एक ही बोर्ड पर। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। लेट मी कॉल इट टॉपिक नंबर 4। अभी पूरा जो 10 मिनट का ब्रेक दूंगा उसको पूरा पढ़ना आराम से, कोई टेंशन हो उसको क्लियर कर लेना पहले, तब आगे बढ़ना। क्योंकि आसान चीज को मुश्किल बना रखा है इसमें, तो आपको उनको उसकी जो एंगल्स हैं वो कैच करने पड़ेंगे। आइए समझते हैं। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ वाई। यस वी हैव टू, दैट इज वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाई। तो अगेन उसी चीज को दोबारा लिख देते हैं जो इसने लिखा, दैट वी नीड टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, और वो है पाई वाई इज इक्वल टू पी वाई माइनस इनवर्स ऑफ योर प्रोडक्शन फंक्शन। इसको तुम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हो। अब यहां पर बेटा ये जो है डब्ल्यू, ये हिस्सा, डोंट यू थिंक ये टोटल कॉस्ट है? बच्चों कहता कैसे टोटल कॉस्ट कैसे हो गई? अरे भाई मेरे भाई, तू एक बार बता, ये था ना तेरा कॉस्ट, तूने इसी को तो सब्स्टिट्यूट करा है मेरे भाई। भाई तूने एक्स को इससे सब्स्टिट्यूट करा, डब्ल्यू तो कॉमन है। तो डोंट यू थिंक अब कॉस्ट फंक्शन इसको ऐसे लिख सकते हैं हम? बोलो जी ये बात क्लियर? देख लो मेरा बच्चा, जो भी लोग घर पे बैठे देख रहे हैं, यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? है ना? ध्यान से प्यार से निकालना है इसको। आगे बढ़ते। सो कहता है वी कैन राइट टोटल कॉस्ट फंक्शन एज, अगर सिंपल उसमें लिखें सो इसको आप लिख सकते हैं सी वाई। तो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली टोटल कॉस्ट को लिखने की। कहता है टोटल कॉस्ट कर्व इज सिंपली अ ट्रांसलेशन ऑफ द कंडीशनल इनपुट डिमांड कर्व इन दिस सिंपल सिंगल इनपुट मॉडल। सही बात है। इन फिगर वी आल्सो शो पॉइंट पी ऑन टीसी कर्व एंड अ रे फ्रॉम द ओरिजिन थ्रू पी लेबल्ड L1 एंड L2 दैट इज टेंजेंट टू टीसी। अब ये जो मैं बनाऊंगा आप लोगों से विनती करूंगा ये मेरे साथ ही बनाना। सब लोग ड्रॉ करो, यहां से बनाइए टोटल कॉस्ट। कम ऑन एवरीबॉडी। यहां से बनाइए L1, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहीं से कैसे बना दीजिए L2। सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट किया गया है, लेकिन दिस इज व्हाट यू हैव टू बेयर विद मी। इसको बोलिए P, और ये हो गया आपका Y0। ये क्या शो कर रहा है अभी बताता हूं। इसमें एक चीज और बनेगी, वो बाद में बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चा, पहले यहां तक बना के छोड़ लें, इस पर हम बात करते हैं, इस पर काम करते हैं, फिर अगली चीज इसको समझेंगे क्या है।
चलिए पढ़िए मेरा बच्चा। सो यहाँ सेकेंड पॉइंट से आपने पढ़ना शुरू करना है। इन फिगर वी ऑल्सो शो पॉइंट पी ऑन टीसी कर्व, एज यू कैन सी पॉइंट पी इज ऑन टीसी कर्व एंड अ रे फ्रॉम द ओरिजिन थ्रू पी लेबल्ड L1। आप देख लो ये ओरिजिन से गया L1, इज दैट क्लियर? एंड अ लाइन L2, ये देखो ये लाइन L2 बनाया अगेन थ्रू पी। सो इट इज टेंजेंट टू टीसी कर्व एट पॉइंट पी। अब ध्यान लगाना, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पी इज वाई नॉट। इधर देख लो, दैट्स योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पी इज वाई ओ वाई नॉट। ऊपर देखो बेटा निश्चय, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ओ वाई नॉट। कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू आउटपुट वाई स्टार। तो बच्चा कहता है ये वाई स्टार आप कैसे बना रहे हो, मैं बताता हूं। उसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं और आप तो बनाए लीजिए। यहां पर जहां पर ये स्लोप आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है, कम कम से तेज, ये बनाइए क्यू और इसको लिखिए वाई स्टार। बनाइए जहां पर कॉस्ट का कर्वेचर चेंज हो रहा है, टोटल कॉस्ट का जहां मिनिमम दिख रहा है आपको, वहां से, और ओरिजिन से ही बनाना है ये भी। और अभी जब आप इसका कंक्लूजन देखोगे आप कहोगे यार दिमाग खराब है क्या, इतनी सिंपल चीज थी आप इसको ऐसे इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा भैया, आपका रीडिंग कर रहा है। एंड हेड्स ऑफ टू द जो आपका पेपर सेट सिलेबस सेट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को भी इन्होंने यही दिया है। सो गुड लक टू देम। इको ऑनर्स वाला तो फिर भी कर लेगा, एमएमई करता है वो साथ साथ, वो बेचारे बच्चे कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, दिस इज हाउ इट इज। आइए इसका कंक्लूजन पकड़ते हैं। तो अब मेरा बेटा डायग्राम आपके सामने, डायग्राम के नीचे पढ़िए, यहीं से खेल निकलेगा। कंक्लूजन इज वेरी वेरी सिंपल, आप अभी देखेंगे। पढ़िए, द स्लोप ऑफ L1, ध्यान लगाएंगे डायग्राम को देखते हुए। द स्लोप ऑफ L1 इक्वल्स द हाइट ऑफ P, TC of producing y naught divided by the horizontal coordinate P, which is in short AC। तो बेसिकली बेटा वो आपको कह रहा है, ध्यान लगाएं, at point P, please focus everybody. At point P, that's your total cost divided by output will give you AC। अब आप बताओ, डोंट यू थिंक ये भाई सिंपल कह सकता था, टी AC इज इक्वल टू TC बाय Q। अब ये भाई साहब हमें क्या बता रहे हैं, देखो जी ये TC अपॉन आउटपुट, दैट्स Q, दैट्स AC। अभी वो उसको उसके लिए वो भी दे रहा है कि क्यों वो ये डायग्राम बना रहा है। आगे पढ़े। नाउ कंसीडर द स्लोप ऑफ L2 एट पॉइंट P, इट इज द स्लोप ऑफ TC कर्व, दैट इज MC। तो जहां पर चेंज हो रहा है उसका कर्वेचर वो MC, और जहां पे हम डिवाइड करके निकाल लें दैट इज AC। ठीक है। अब आगे देखो, वही कंक्लूजन जो मैंने तुम्हें कहा था, बिल्कुल ही मतलब इस लाइक एंटी क्लाइमेक्स आपके लिए। अब आगे देखो क्या लिख रहा है, मोर फॉर्मली AC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय वाई। अरे भाई तो हमको पहले ही बता देता यार। कहता है AC ये है टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा MC बता कितना है। तो MC क्या कहता है, कहता है यार ये है DCY अपॉन DY, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। हाँ नहीं, वो डिफरेंशिएट कर दिया ना विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। क्लियर? सो दिस इज हाउ दे शो इट। और उसके बाद बड़े प्यार से आपको दिखाया जा रहा है कि चिंता क्यों करते हो दोस्त, AC MC ऐसे बनाते हैं। ये देखो जी, ये AC और ये MC। ठीक है। अब बच्चा कहता है TC से बनाने का पर्पस क्या है, ये तो नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी जब मैं आपको पूरा इनपुट डिमांड फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन आगे तक ले जाऊंगा, फिर मैं इस पे 1 मिनट के लिए वापस आऊंगा और आपको बताऊंगा इसका लॉजिक क्या था। अभी समझाऊंगा, मजा नहीं आएगा, पहले हर चीज क्लियर हो जाए। रीडिंग आपकी नहीं बताएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, आप पूरा पढ़ लीजिए रीडिंग्स। ठीक है। सो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया, आसान चीज को मुश्किल कैसे बनाना है। योर करंट रीडिंग्स, इनके पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है लग रहा है। चलें आगे। हाँ बेटा, एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी बहुत कम आएगी, वो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी करनी है। लेकिन मैं आपको सारा करा के ही भेजूंगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने कुछ छुड़वा दिया, यार ये तो रीडिंग में था सर ने तो कराया नहीं यार। हम तो सारे ही करा के भेजेंगे आपको ऑब्वियसली। लेकिन हमारे सबसे जो पेपर में आएगा पूरे कोर्स में से थ्योरी का,
वो हम आपके लिए 2-3 मिनट का एक वीडियो बना देंगे, कोशिश करेंगे आज कल में बना दें, बस वही करिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना थ्योरी के लिए। चलिए जी बढ़े आगे। एवरीबॉडी चलो घर देख रहे हैं बेटा, क्लियर, श्योर मेरा बेटा, चले आगे। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। तो जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे या सेम 1 में भी थे, तो तुमने ये रिलेशन रटा होगा, इधर देखो। When AC falls, MC is less than AC. When AC rises, MC is more than AC. MC intersect AC at its minimum point. याद आया कुछ? ऐसा कुछ करते थे बचपन में, रट्टा लगाते थे बढ़िया से, है ना? तो उसी का थोड़ा सा पॉलिश वर्जन है ये। आइए पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। So AC starts at a large positive number, then declines monotonically until it reaches at point Q. After that it rises monotonically. अरे बात तो वही है कि AC शुरू में फॉल करता है एंड देन राइज कर जाता है, यू शेप। अच्छा एक बात बताओ, AC जो शुरू में फॉल कर रहा है, ऊपर देखो मेरा बच्चा, ये बताओ आप सिंपल वर्जन पे हो कि रियलिस्टिक वर्जन पे हो? रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या कहता है, पहले कौन से रिटर्न मिलेंगे और फिर कौन से रिटर्न मिलेंगे, डिमिनिशिंग। एक बार बताओ, इंक्रीजिंग रिटर्न कान में कैसा लग रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा साउंड कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न या गंदा? अच्छा, तो कॉस्ट का गिरना अच्छा है कि कॉस्ट का बढ़ना? तो इसलिए एवरेज कॉस्ट गिर रहा है पहले ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और डिमिनिशिंग रिटर्न कानों में कैसा साउंड कर रहा है, नॉट दैट ग्रेट सर। तो फिर कॉस्ट की सेंस में गंदा, डिमिनिशिंग रिटर्न, कॉस्ट का घटना है कि कॉस्ट का बढ़ना? कॉस्ट का बढ़ना। तो इसलिए बेटा ये जो शुरू में एसी गिर रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और फिर जब बढ़ रहा है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा तुम खुद ही तो कह रहे हो, वी विल लव टू फॉलो रियलिस्टिक वर्जन, देन फॉलो। क्लियर मेरा बेटा? चले सेकंड, एमसी स्टार्ट्स एट अ लार्ज पॉजिटिव नंबर एंड डिक्लाइंस मोनोटोनिकली, रीचेस मिनिमम, देन राइजेस मोनोटोनिकली। तो उसमें भी वही है, एमसी शुरू में घट रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, देन बढ़ रहा है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। द पॉइंट एट विच एसी रीचेज इज मिनिमम, तो एसी और एमसी जो है वो इक्वल हो गए। सो टू द लेफ्ट ऑफ दैट पॉइंट एसी इज ग्रेटर देन एमसी, एंड टू द राइट ऑफ दैट पॉइंट एसी इज लेस देन एमसी। डोंट यू थिंक ये रिलेशन ही हो गया जो आपने अभी पहले समझाया? बताता हूं बेटा, देखो हम चल रहे हैं रियलिस्टिक वर्जन पर, तो शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न देन डिमिनिशिंग रिटर्न, रियलिस्टिक वर्जन से कनेक्ट करते हुए, हाँ वही बता रहा हूं मेरा बेटा। तो देखो शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे, इसलिए एसीएमसी बोथ फर्स्ट विल फॉल, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेंगे, बोथ विल राइज, इसलिए यू शेप हो जाएंगे दोनों। उसी को पॉलिश वर्जन में लिखा हुआ है रिलेशनशिप को बिटवीन एसी एंड एमसी। तो अब आपको 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, पहले यहां तक को सारा पढ़िए, डाउट्स अपना मार्क करिए, पहले डाउट से तो मिटाऊंगा नहीं बोर्ड पे जो लिखा है, फिर आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। ठीक है, धीरे धीरे आगे इंटरेस्टिंग चीजें खुलती जाएंगी आपके लिए, अभी तो बेसिक चल रहा है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपने यहां तक पहले पूरा पढ़ लिया, मैंने मिटाया भी नहीं अभी तक। आपका कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लें यहां तक। ये जो एंड में एसीएमसी बनाया है इसको भी मैथमेटिकली भी डिराइव करेंगे, बट जो कंक्लूजन आएगा वहां पर, ये जो डायग्राम हमने बनाया था दिस वन, इसका यूज मैं आपको सिखाऊंगा, हालांकि आपकी रीडिंग से ये यूज नहीं सिखाती है, लेकिन उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट पहले टॉपिक को और पेनिट्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको वो समझ आएगी चीज जो मैं इस डायग्राम का यूज करके आपको सिखाऊंगा। यहां तक फिलहाल कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। आगे बढ़े फिर गाइस, इफ यू डोंट सीम टू हैव अ डाउट, कैन वी देन मूव फर्दर? ठीक है, चले। सो अब रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी मैथमेटिकली काफी ये सही है आपके लिए, तो मैं इसके रिलेशन में ही इसको साइड में रखता हूं, डायग्राम नहीं मिटा रहा। आप लोग खूब प्यार से आराम से इसको सीखेगा, एंड कंक्लूजन जब निकलने शुरू होंगे इस टॉपिक के, तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो सारा किया था ये काफी इंटर रिलेटेड रहा। तो सबसे पहले बेटा आप लोग मेरे साथ लिख लें, ए सी ऑफ वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जिसको आप ऐसे डिनोट कर रहे हो, अपॉन वाई। अब मेरा बेटा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद वाई। सो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है डी ए सी वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई सी प्राइम वाई माइनस सी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। बच्चा कहता है आप इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो? मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूं, व्हाई आई एम डूइंग सो, बिकॉज आई वांट टू गेट टू द मिनिमम ऑफ एसी।
मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी। वाई दैट इज सो इंपॉर्टेंट? दो वजह से इंपॉर्टेंट होता है मिनिमम ऑफ एसी निकालना। एक होता है टू नो अबाउट शट डाउन पॉइंट्स विच यूज टू बी देयर बट अभी नहीं है आपके इस वाले चैप्टर में। तो हम शट डाउन पॉइंट पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, आपका प्रोडक्शन उस एवरेज कॉस्ट के मिनिमम से कैसे रिलेटेड है, या आपका प्रॉफिट उस एवरेज कॉस्ट के मिनिमम से कैसे रिलेटेड है, वो जरूर हम सीखेंगे। तो हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू गेट टू द मिनिमम ऑफ एसी। सो आगे पढ़िए। एट द बॉटम ऑफ एसी कर्व दिस डेरिवेटिव हैज टू बी जीरो। तो फिर अगर ये इक्वल टू जीरो है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, मिनिमम हो गया वो, तो हमने इसको दोबारा लिख दिया एज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा। और आपको पता है एमसी जो है वो ये आ जाएगी आपकी, इज इक्वल टू एसी ऑफ वाई। तो हमने यहां से क्या प्रूव कर दिया? हमने ये प्रूव कर दिया बेटा, जब एसी मिनिमम है ना, ऊपर देख लो बच्चे, जब एसी मिनिमम है ना, तो एसी और एमसी बराबर होंगे वहां पर। जब आपका एसी मिनिमम है तो एमसी एसी क्या हो जाएंगे वहां पर? बराबर। और ये बड़ी दूर की कौड़ी है, ये आपको अभी 10 मिनट बाद पता लगेगा व्हाई सो इंपॉर्टेंट। इसी के बेसिस पर आप खेल खेलोगे, इसी के बेसिस पर आप आपका प्रोडक्शन डिसाइड करने वाले हो एज अ फर्म, जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सो यहां पर हमने वही लिखा, therefore when AC is minimum MC is equal to AC to the left of minimum point of AC। सो हम यहां पे कहते हैं to the left of minimum of AC। लिख लें सब लोग। आप डायग्राम में पहले देखें, जब AC मिनिमम नहीं था उससे पहले क्या कर रहा था? AC was falling। तो अब उसके बेसिस पर हम यहां लिख देते हैं DAC y dy is equal to yc prime y minus cy upon y square less than 0 because it was falling। क्लियर? और इसके बाद बेटा, दिस लीड्स इमीडिएटली कि आपका जो सी प्राइम वाई दैट्स एमपीसी, एमसी रादर, वो ये आ जाएगा। तो बच्चा कहता है इससे आपने क्या निकाल लिया? भाई इससे मैंने ये निकाल लिया, ऊपर देख लो, टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट मिनिमम ऑफ एसी, एसी इज फॉलिंग एंड एमसी इज लेस देन एसी, एमसी इज लेस देन एसी। क्लियर? और ठीक एक बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट पे सेम लॉजिक, बस साइन चेंज कर देना, वो क्या प्रूव कर देगा? दैट आफ्टर वन एसी वाज एट इट्स मिनिमम, उसके बाद एसी क्या कर रहा है? राइज। तो एमसी विल बी मोर देन एसी। सेम आर्ग्यूमेंट के साथ, तो इसलिए मैंने अलग से लिखा ही नहीं है। तो आपको मैंने आगे लिख दिया है, तो टू द राइट ऑफ मिनिमम ऑफ एसी वी कैन सी फ्रॉम द सेम आर्ग्यूमेंट दैट एमसी शैल बी ग्रेटर देन एसी। बच्चा कहता है एक बात बताओ यार, आप तो डायग्राम से लिख के मेरे को दिखाई चुकी हो थ्योरी में कि क्या है रिलेशन, आप ये क्यों लिख रहे हो? ए आपको मैथमेटिकली पता हो, बी इसका भी यूज करूंगा मैं। जी बेटा। कुड यू रिक्वेस्ट आई कुड यू रिपीट? या श्योर मेरा बेटा, श्योर साहब। सार्थक देखिए, हमने एसी और एमसी का रिलेशन मैथमेटिकली बनाने का यहां पर प्रयास किया है मेरा बच्चा। कैसे किया वो दिखाता हूं। आप अगर इस डायग्राम को देखो तो आप ये तुरंत पाओगे, व्हेन एसी इज फॉलिंग एमसी इज लेस देन एसी, व्हेन एमसी एसी इज राइजिंग एमसी इज मोर देन एसी, एंड एमसी इंटरसेक्ट एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट, या व्हेन एसी इज मिनिमम एमसी इंटरसेक्ट एसी। बोलो सार्थक, ये बात समझ आती है डायग्रामेटिकली मेरे बेटे को? जो डायग्राम बता रहा है रिलेशनशिप के लिए एसीएमसी का मेरे बच्चे, या अब इसी को मैथमेटिकली सार्थक हमने ऐसे किया मेरा बेटा, एज वी नो एसी इज टीसी बाय क्यू, हमने इसको डिफरेंशिएट करा वाई से क्यू, बिकॉज वी वांट टू गेट टू द बॉटम ऑफ एसी, दैट इज वी वांट टू गेट टू द मिनिमम ऑफ एसी। हमने निकाला तो ये आ गया। अब हमें पता है कि वहां पर जो है चेंज जीरो है, तो फिर हमने जीरो के बराबर रखा उसको, और फिर यहीं से एमसी निकाल लिया, और हमें पता लगा यार इट एट दिस पॉइंट एमसी और एसी बराबर है। टू द लेफ्ट ऑफ मिनिमम ऑफ एसी हमने प्रूव कर दिया दैट व्हेन एसी इज फॉलोइंग एमसी इज लेस देन एसी। ठीक मेरा बच्चा? कोई भी डाउट यहां तक प्लीज क्लियर करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम का यूज मैं बार बार कह रहा हूं, आपको आएगा, अभी समझाएंगे। यहां तक क्लियर? अब एक बार अपने आप को क्योंकि मेरे को वो उसको मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, ठीक है, एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना। हाँ जी, यहां तक क्लियर सबको? जो लोग घर बैठे देख रहे हैं मेरा बेटा, गाइस नीड योर नोट्स? कूल। अब ध्यान से समझना अब तक जो किया है,
आपको अब एज अ प्रोड्यूसर ऑपरेट करना है, सो जस्ट गेट रेडी फॉर दैट एक्शन नाउ। मैं सपोज कोई गुड बनाता हूं लेबर को यूज करके, और ऑब्वियसली एज अ रैशनल प्रोड्यूसर मुझे चाहिए कि मेरा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज। ठीक है, आप बताइए लेबर फ्री में काम करेगा या वेजेस लेगा? वेजेस लेगा। मुझे पता है कि यार अगर मैं 10 यूनिट बनाऊंगा, मैं कितने यूनिट बनाऊंगा? 10। तो मुझे 10 यूनिट के वेजेस देने पड़ेंगे, टोटल कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, अगर आपको शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहे हैं, तो कांस्टेंट रहने नहीं रहने वाली एवरेज कॉस्ट। शुरू में जब इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर जब डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेंगे तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो कॉमन फैक्टर तो ये है नहीं। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मुझे एज अ प्रोड्यूसर क्या क्या देखना है, कैसे स्मार्ट खेलना है, वो मैं आपको बताता हूं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल, फिर मैं उसको बोम्बार्ड करूंगा विद लॉट ऑफ स्टफ। सपोज मैं जो गुड बनाता हूं वो 10 रुपए का बिकता है मार्केट में। कितने का बिकता है? 10 रुपए का बिकता है। और जो मेरी एवरेज कॉस्ट आ रही है, माइंडेड एवरेज कॉस्ट क्या है? जहां शुरू में एसी गिरेगा बढ़ेगा, टोटल एवरेज कॉस्ट को कंसिडर कर रहा हूं मैं। मेरी एवरेज कॉस्ट आती है 8 रुपए। आप बताइए, शुड आई बी इंडल्जिंग इन द प्रोडक्शन? यस। 10 रुपए की एवरेज कॉस्ट आ रही है, 10 रुपए का प्राइस है, शुड आई स्टिल बी इंडल्जिंग इन इट? यस। कंपेटिटिव मार्केट में यस, एवरेज कॉस्ट में प्रॉफिट भी होता है बेटा आपका। अगर एवरेज कॉस्ट 12 रुपए आ रही है, प्राइस 10 है, वुड यू? नो। इस चीज को याद रखना। अब आगे बढ़ो, रीड करें इसको। एमसी को हमें पता है चेंज इन टोटल कॉस्ट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टीसी, हमने वो रखा है यहां पर। जब इसको देखा बराबर तो ये समझ आया कि यार ये तो उसी का फॉर्मूला आ गया, एमसी का ही। एमसी ऐसे तो निकाला था तूने, और फिर ये दोनों बराबर आ गए, और ये एसीसी भी ऐसे निकल रहा है, एमसी वैसे। और ये बेसिकली हमने ये दिखा दिया कि ये एमसी है बेटा, ये एसी है राजे। तो एड मिनिमम एमसी इज इक्वल टू एसी, जहां पे वो जीरो तूने वो रखा है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये ध्यान से पकड़ना है ये वाला पेज। अगला, प्लीज फोकस, यू हैव टू गिव योर बेस्ट हियर। विन दिस चैप्टर नाउ। पढ़िए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद आउटपुट एज चॉइस वेरिएबल। यानी मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, आउटपुट मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मैं कितना आउटपुट बनाऊं, सो दैट मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज। पढ़िए, we are now ready to solve the profit maximization problem for competitive firm। और मेरा बच्चा, अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट फंक्शन था, जो आपने कुछ इस प्रकार लिखा था, इफ यू रिमेंबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वाई माइनस सी वाई। बात तो वही है, यही करके आ रहे हो अभी तक पीछे। बोलिए, इज दैट क्लियर? चाहे वो इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म में लिख लो, चाहे नॉर्मल लिख लो, टी आर माइनस टीसी। आगे पढ़े। सो कहता है, नोट दैट y is constrained to be greater than 0, equal to 0। Furthermore, remember that we are assuming that the firm has the option of choosing x0, where y will be 0 and pi will be 0। आप बताइए, अगर फर्म x ही 0 ले ले, इनपुट ही 0 ले ले, तो आउटपुट क्या बनेगा? 0। प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? 0। आगे, once we have found the solution to this problem for every output price, we will have the supply curve of the firm, that is for each price we have the output y that the firm will supply to the market। ध्यान लगाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। We start by observing that because a firm can choose pi is equal to 0, the y it chooses must produce non-negative profit। तो अब मेरा बेटा, आपका जो प्रॉफिट है वो ऐसे लिखा जाएगा मेरा बेटा, पाई वाई इज इक्वल टू पी वाई माइनस सी वाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं बेटा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स गिव्स अस, y से डिवाइड करें माइंडेड, पी वाई रादर पी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए सी। ये आपके लिए क्रिटिकल है, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ये क्यों क्रिटिकल है आपको समझाता हूं, बताता हूं बेटा, बताता हूं बेटे। इधर देखो, ये समझ आ गई बात? अब मैं क्या समझा रहा हूं वो समझना। मैं उसी डायग्राम को यहां लूंगा, ध्यान देना। एसी, एमसी, मेरे को बताओ मिनिमम ऑफ एसी यहां पे जा रहा है, यस और नो? व्हाट इफ अगर आपका प्राइस इसके नीचे आए, क्या मैं कह सकता हूं योर प्राइस इज लेस देन मिन ऑफ एसी? यस और नो? यानी एसी का मिनिमम भी आपका प्राइस इज नॉट एबल टू कवर। तो फिर यहां पर एज अ प्रोड्यूसर, एज अ रैशनल प्रोड्यूसर, वुड यू प्रोड्यूस? नो।
ठीक है, रीड करना शुरू करो इसको। तो कहता है देयरफॉर इफ प्राइस डज नॉट इवन कवर द फर्म्स मिनिमम एवरेज कॉस्ट द फर्म विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग इन दिस फॉलोइंग फिगर, इट लीड्स टू जीरो सप्लाई। Obviously it will lead to zero supply. I as a producer am not gonna supply anything here. बोलो जी, ये बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे बेटा। In the above figure, P is less than min of AC, which leads to zero supply. Now we assume that P is high enough to cover minimum of AC. How much output should then be produced? अब बेटा अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं कि तुम्हारा प्राइस जो है ना इतना है, ध्यान दो, P नहीं है, P1 है। डोंट यू थिंक दिस P1 मेरे बच्चों इज एक्चुअली कवरिंग योर एवरेज कॉस्ट का मिनिमम? नाउ हाउ मच आउटपुट यू गोना डिसाइड टू प्रोड्यूस? आप कहोगे जी इतना, नॉट रियली द कंप्लीट थिंग हियर। वो कंप्लीट थिंग कब होगी? जब आप आगे की दो जो उसकी प्रॉफिट की कंडीशन है वो रीड करते हो, वो इसमें फिल करते हो। आइए पढ़ते हैं, तो ध्यान लगाना इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट सेज दैट द डेरिवेटिव ऑफ पाई वाई शुड बी जीरो, क्योंकि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो जीरो के बराबर रख के करोगे। To find the maximum of a function, we set the first derivative equal to zero. That is first order condition. We also require the second derivative to be less than or equal to zero. That is your second order condition. अब मेरे बेटा यहां पर आ रहा है मेन बात, इसको किल करना है। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपके प्रॉफिट फंक्शन को, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू योर आउटपुट, P माइनस डी सी वाई अपॉन डी वाई, ये आ गया P माइनस एम सी इक्वल टू जीरो, और यानी P इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये है आपका बेसिक क्रूशियल रूल, जो कहता है आपका ऑप्टिमलिटी वहां पर आएगा, या आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज वहां करोगे जहां पर P इज इक्वल टू MC। और जब आप छोटे बच्चे थे, सेम वन में पढ़ते थे, मैंने वीडियो की स्टार्ट पे से बोला कि आसान चीज को कैसे मुश्किल करना है, यहां से सीखिए। आप बताओ मेरे को, आपको ये नहीं बताया गया था कि ये AR है, ये MR है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, और ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट है। ये कंडीशन क्या है? P इज इक्वल टू MC। यही तो बोला गया था। और बच्चा कहता है, जैसे फट से उसको याद आता है ना, बच्चा कहता है नहीं नहीं, एक और कंडीशन भी बताई थी सर। मैंने कहा अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? कह रहा सर आप भूल गए क्या, MC शुड बी राइजिंग। मैंने कहा मतलब? कहता है देखो पहली कंडीशन तो यहां पे भी फुलफिल हो रही है, ए पर भी MRMC के बराबर है, लेकिन हम अपना ऑप्टिमलिटी या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां करेंगे? वेयर आफ्टर दिस MC इज राइजिंग। तो अभी जो हमने यहां से निकाला है वो सिर्फ पहली कंडीशन निकाली है मेरे बेटा, विच इज P इज इक्वल टू MC। क्लियर है बात? आओ सेकंड कंडीशन निकालते, अगले पेज पर आ जाएंगे सब लोग। The second order condition for profit maximization is that the double derivative should be less than or equal to zero। वही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और सीधा सीधा यहाँ पर आ गया, MC is greater than or equal to zero। यानी मतलब क्या है? MC is rising। बोलो yes or no? Should I write this on board या क्लियर है आपको? देख लो नोट से। सेकंड कंडीशन बेसिकली मैथमेटिकली सॉल्व कर दी मैंने आपके लिए, जो कि क्या प्रूव कर रही है? योर MC शुड बी राइजिंग आफ्टर P is equal to MC। बोलो जी, यहां तक क्लियर? बोले बच्चों। अब मुझे बताओ इसी डायग्राम में, जहां पर हम यहां पे रुक गए थे, इधर देखो बेटा, ठीक है, यहीं पर रुक गए थे AC के मिनिमम पर। आप बताइए क्या यहां पर आपका P इज इक्वल टू MC है? देखो देखो, P इज इक्वल टू MC है, और आफ्टर दैट MC इज राइजिंग। लेकिन इसको और अच्छे से सीखने के लिए एक और डायग्राम बनाया मैंने, इसके आगे पढ़ो, ये वाला डायग्राम देखो। इन शॉर्ट एट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट P इज इक्वल टू MC एंड MC इज राइजिंग। आप देख लो आपका आउटपुट वाई स्टार बन रहा है, वाई स्टार पर आप देख लो P जो है वो, ध्यान लगाइए, AC के मिनिमम के तो बराबर है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट उतना नहीं है इस पर। मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट है अगले वाले आउटपुट पर, जहां पर आप देखेंगे तो आपका AC भी कवर हो गया, मतलब AC से ज्यादा ही प्राइस आ रहा है, और आपका MC वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अगर आप वो यहां डाल के देखना चाहो तो मैं ऐसे डाल देता हूं P2। अब बताओ अगर P2 प्राइस होता और आप आउटपुट Q2 बनाते, तो डोंट यू थिंक आपकी MRMC की P इज इक्वल टू MC की कंडीशन है, MC इज राइजिंग दोनों कवर होता, एंड P इज ऑल्सो ग्रेटर देन AC। P1 वाले में होगा, लेकिन P1 वाले से बेटर ये मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रॉफिट दे सकता है।
मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि अगर आप P1 पे जाते हो तो आपको क्या दिख रहा है, P इज इक्वल टू मिन ऑफ AC, राइट। और अगर आप P2 पे जाते हो तो P इज ग्रेटर देन मिन ऑफ AC। बिल्कुल। ठीक है, अब यहां पे कई बच्चे कहते हैं तो सर AC भी तो बढ़ रहा है। क्या कहते हैं, AC भी तो बढ़ रहा है, इसीलिए हम AC के भरोसे रहते ही नहीं, हम किसके भरोसे रहते हैं, MC के। तो P अगर MC के बराबर है और उसके बाद अगर MC इज राइजिंग, देन यू विल stand to get the level of output which should maximize your profits। आज की क्लास थोड़ी इंटिमिडेटिंग हो सकती है, स्पेशली इफ यू आर नॉट इन लव विद मैथमेटिक्स, ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में ही बता दिया है। बट बेटा जैसा देश वैसा भेस, जैसा गाल वैसा तमाचा, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। अगर मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगा शॉर्टकट में तो आप बोलोगे सर रीडिंग में कुछ और लिखा है, आप किसी और तरीके से समझा रहे हो। तो मुझे रीडिंग्स के साथ बाइंड होकर करना पड़ रहा है। हालांकि जो अगला चैप्टर है वो मैं बिल्कुल भी रीडिंग से नहीं सिखाने वाला, आपकी रीडिंग बिल्कुल बेकार है, वो मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा, लॉन्ग रन शॉर्ट रन। लेकिन बेसिक तो ऑब्वियसली मैं इसी के थ्रू आपको कवर करके दे रहा हूँ। ठीक है, और बड़े भारी मन से करके दे रहा हूँ, ट्रस्ट में। मुझे पता है इट कैन बी मेड सो इजी, बट ऐसे ही करना पड़ेगा ये। क्लियर है यहां तक, चलिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सप्लाई कर्व। आइए सप्लाई कर्व समझाते हैं। सप्लाई कर्व के लिए बेटा मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, जिसको फोटो वगैरह खींचनी है खींच ले, ना करें, ये वाला डायग्राम नहीं मिटाऊंगा मैं, क्योंकि ये आपको चाहिए ना कि क्या यूज था, मैं यूज बताऊंगा आपको इसका। फोटो खींच लीजिए, फिर मैं ये थोड़ा मिटाऊंगा और आगे सिखाता हूँ सप्लाई कर्व। मिटा दूं, मिटा दो बेटा। सो बेटा अब है सप्लाई कर्व अंडर कंपेटिटिव मार्केट। आइए समझाते। तो कुछ कंडीशंस पहले रीड कर लीजिए मेरे साथ। कहता है एज लॉन्ग एज पी इज लेस देन मिन ऑफ एसी, एज लॉन्ग एज पी इज लेस देन मिन ऑफ एसी, तो ऑब्वियसली द फर्म सप्लाई जीरो। तो बेटा उस केस में सप्लाई आपकी जीरो है। मैं साथ में डायग्राम भी यहाँ पे पुल करता हूं आपके लिए, ध्यान देंगे। ये है आपका एवरेज कॉस्ट, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट, और ये मिन ऑफ एसी है बेटा। सपोज ये एक प्राइस है। तो अब आप बताइए, पहला केस दोबारा पढ़ लेते हैं। एज लॉन्ग एज पी इज लेस देन मिन ऑफ एसी द फर्म सप्लाई जीरो। Thus in figure if p is less than min of AC the supply curve coincide with vertical axis। तो in that case ये हो जाएगा आपका सप्लाई का। Why? Because you are not gonna produce anything। Why? Because your price अगर वो कवर ही ना करे min of AC तो आप प्रोड्यूस नहीं करोगे। आप कहोगे वो प्राइस कौन सा हो सकता है, कोई भी, इस प्राइस के नीचे कोई भी प्राइस विच इज नॉट कवरिंग योर एवरेज कॉस्ट, वहां पर आपको जीरो सप्लाई करनी है। आगे पढ़े। If P is greater than or equal to min of AC, the firm will find the Y at which P is equal to MC and at which MC is rising। That is in figure, if P is greater than or equal to min of AC, the supply curve will coincide with that part of MC that lies above the AC curve। तो बेटा ये है आपका सप्लाई कर्व। सो यहां पर हमारा कंक्लूजन ये निकलता है, राइजिंग पोर्शन ऑफ MC कर्व इज द सप्लाई कर्व। ये बताता था कि अगर आपका P लेस देन मिन ऑफ AC है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका सप्लाई कर्व, सो कॉल्ड सप्लाई कर्व, विल ओनली बी द वर्टिकल एक्सिस, बिकॉज यू विल बी प्रोड्यूसिंग जीरो। If P is greater than or equal to min of AC, then you will find some level जहां पे P is equal to MC और MC is rising। तो आपको सप्लाई कर वो जो बोलना है कंपेटिटिव मार्केट में, वो ये राइजिंग पोर्शन ऑफ MC कर्व, दैट्स योर सप्लाई कर्व। क्योंकि इतना प्राइस बढ़ता जाएगा, आप सप्लाई बढ़ाते जाओगे। चलिए आगे बढ़ते। द कंपेटिटिव फर्म्स प्रोडक्शन फोकसिंग ऑन इट्स इनपुट्स नाउ। सो बेटा इनपुट्स की बात कर लेते हैं। आप बताइए, हमारे केस में हमने इनपुट सिर्फ कौन सा माना था, लेबर, और लेबर की कॉस्ट क्या रखी थी, W।
तो पहले प्रॉफिट फंक्शन लिख लेते हैं, पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स, ठीक है, विद वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। पढ़ते हैं जी। सो वी सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स यूजिंग द इनवर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, अगेन वही ड्रामा। तो आइए प्रोडक्शन फंक्शन को चेंज कर लेते हैं इनवर्सिटी के साथ, ठीक है, क्लियर। सो इन दिस सेक्शन वी कंसीडर हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट गिवन। तो हमें गिवन ये है बेटा, जो हमने स्टार्ट करा था जिससे, और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। याद करो स्टार्टिंग इससे करी थी जब मैंने कहा था एक्स ढूंढ लो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। एक्स क्या है तुम्हारा? इनपुट, या sir, when P is less than min of AC, then supply curve should be below part of P। हाँ बेटा बिल्कुल, मतलब वो तो समझाने की बात है, सप्लाई कर्व है ही नहीं उस केस में, वर्टिकल एक्सिस ही पूरा सप्लाई कर्व है। आपके लिए मैं बना देता हूँ, अगर सपोज प्राइस इज P1, तो ऑब्वियसली ये पूरा ही मेरा बच्चा सप्लाई कर्व, और ये एक मेटाफॉर है बेटा, ये तो आप सप्लाई तो जीरो ही है ना बेसिकली, ठीक, वो तो डायग्रामेटिकली एक मेटाफॉर लिख दिया आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा। कंपेटिटिव फॉर्म्स प्रोडक्शन फोकसिंग ऑन इट्स इनपुट, एक बार शुरू से पढ़ लें। पाई इज इक्वल टू पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स, दैट्स योर प्रॉफिट फंक्शन गिवन, विद वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन। उसके बाद कहते हैं वी सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स विद द इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन, जो हमने पहले भी किया था। अब कहते हैं गिवन दिस, ये हमने स्टार्टिंग में लिया था, गिवन दिस वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। अगले पेज पर आ जाइए। इसके लिए आप, क्योंकि इनपुट की अगर बात करते हो ना बेटा, तो इनपुट की एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको देखनी है। मैं आपको छोटा सा पहले एग्जांपल देता हूं, फिर इसको सिखाता हूं। ऊपर देखो बेटा, मैंने ना 10 रुपए में मार्कर बेचना है, कितने में? 10। मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया, उसकी वेज रेट है 5 रुपए। कहता है मैं दिहाड़ी के 5 रुपए लूंगा। मैंने कहा ले ले। मैंने कहा आउटपुट कितना बनाएगा? कहता है 3। तो आप बताओ उस लेबर के, एक लेबर के मेरे को 5 रुपए देने से मुझे कितना आउटपुट आ रहा है? 3। अब आप बताओ मेरे को टोटल कितने रुपए देने पड़े? 5। आउटपुट मेरा कितना आ रहा है? 3। जो मैं 10 रुपए के हिसाब से अगर बेचूं तो मुझे मार्केट में 30 रुपीज मिल जाएंगे। तो मैं उसको हायर करूं नहीं करूं? करूं। अब इसमें एवरेज प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं। डोंट यू थिंक उस लेबर की एवरेज प्रोडक्टिविटी 3 यूनिट है? तो 3 यूनिट बना के दे रहा है। दोनों को कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन मार्जिनल पे ज्यादा जोर रहेगा मेरा यहां पर भी, जस्ट लाइक माई कमोडिटी मार्केट। अब इस केस को चेंज कर देते हैं। मेरा मार्कर 10 रुपए का बिकता है। एक लेबर आया मेरे पास, कहता है जी मेरे को रख लो। मैंने कहा तू कितने यूनिट बना लेगा, तेरी प्रोडक्टिविटी क्या है? कह रहा मैं 1 यूनिट बना लूंगा। मैंने कहा अच्छा तेरा वेज रेट कितना है, दिहाड़ी कितनी लेगा? कहता है 10 रुपए। तो अब आप बताओ जो मैं उसको वेज दूंगा 10 रुपए, वही मेरा प्राइस है 10 रुपए। असमंजस? चलो इस असमंजस को दूर कर देते हैं। वेज कहता है 12 रुपए और प्राइस 10 है, वुड यू हायर? नो। पक्की बात, ये तीनों सिचुएशन याद रहेंगी कि वेज के साथ मैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी को देख के डिसाइड कर रहा हूं, और अपने मार्केट प्राइस को, कि मेरे को इस बंदे को हायर करना है या नहीं। तो आइए पहले अलग अलग एपीएमपी को पढ़ते हैं। पढ़िए बेटा। एमपी क्या है बेटा? एमपी आपको पता है, टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर। सो वन कैन राइट दिस एज दिस। एपी क्या है? एपी तो आपको पता है बेटा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन आउटपुट, ठीक है, इनपुट रादर यहां पर। तो ये आपका हो गया एपी। सो टू कन्वर्ट एमपी एंड एपी इन मनी टर्म्स, हम इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा अगर इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे ये वीएमपी हो जाएगा, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वीएपी हो जाएगा। अब आपका सवाल ये होगा, सर वाई वाई वी नीड टू कन्वर्ट इन प्राइस? एक बात बताओ, मेरा पहला एग्जांपल याद है? वो बंदा 3 यूनिट बना के दे रहा था, ठीक है, और कितने रुपए ले रहा था? 5 रुपए। तो आपको नहीं लगता प्राइस विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल? आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी देखोगे, आप वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखोगे, फिर कंपेयर करोगे अपने प्राइस के साथ। चलो मैं एग्जांपल को और सिंपल करता हूं आपके लिए, ध्यान देना। मेरा मार्कर 10 रुपए में बिकता है। वो जो लेबर है, ध्यान से समझना, वो जो लेबर है वो 10 रुपए लेगा। कितने रुपए लेगा? 10 रुपए। और वो 2 यूनिट बना के देगा। तो आप बताओ मेरे को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2 यूनिट है, लेकिन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? 20। क्योंकि जो उससे माल मेरे को मिल गया, मैं मार्केट में बेचूंगा कितने में? बेचूंगा 20 रुपए में। और जो मेरी कॉस्ट जाएगी वो 10 रुपए जाएगी। सो मैं 2 यूनिट को 10 रुपए से देखूं या 20 रुपए को 10 रुपए से कंपेयर करूं? ऑब्वियसली 20 रुपए को। इसलिए एमपी एपी को ना लेके वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं। बोलिए जी, क्लियर है यहां तक सबको? बोलिए बेटा, क्लियर सारा सबको यहां तक?
सिया जी, अक्षिता जी, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एमपीएपी के डायग्राम बनाने हैं। एमपीएपी के डायग्राम वही है बेटा जो आपने बेसिक लेवल पर बना रखे हैं, इज जस्ट दैट ये इनवर्स बनते हैं। सो देयर यू गो विद एपी एंड देयर यू हैव एमपी। चलिए पढ़ते हैं। We now return to the profit maximization problem. The firm wants to maximize where obviously इसको maximize करना है हमको, this one pfx minus wx. So कहता है we also know that अगर x जीरो लेंगे तो y जीरो होगा, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, तो वैसा कुछ करेंगे नहीं। सो x हमेशा ग्रेटर देन जीरो लेंगे ये, और अगर ये x ग्रेटर देन जीरो लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा पी एफ एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू w। ध्यान लगाइए। और इन अदर वर्ड्स, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। ये क्या है? एवरेज प्रोडक्ट। पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेजेस। वहां पे तुम क्या कंपेयर कर रहे थे? मिन ऑफ एसी। यहां पर क्या कंपेयर कर रहे हो? आपकी वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी शुड बी मोर देन और इक्वल टू डब्ल्यू। पढ़िए आगे। So this leads to a condition that must hold if the firm is to use any input, that is VAP की वैल्यू should be greater than or equal to W। आगे बढ़ते हैं जी। If this condition is met, we can use the first and second order condition. The first order condition says that the derivative of pi x should be zero, and the second condition says it should be falling again. तो बेटा इस केस में अब जब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम लगाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन माइंडेड। तो डी पाई एक्स जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस टाइम, तो हमारे पास ये बचेगा माइनस डब्ल्यू, और वी एम पी ऑफ एक्स माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद इसको आप ये भी कह सकते हो, और वी एम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। दोबारा बताता हूं, ये वाली चीज समझाऊं पहले, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए। ये क्या है? एफ एक्स अपॉन एक्स क्या है? एपी। प्राइस से मल्टीप्लाई कर देगा, क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू। अब मुझे आपके प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है एक्स के साथ, तो मैंने एक्स से डिफरेंशिएट जब करा, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? देख, पी एफ एक्स है मेरा, पी को अलग रख दे, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डब्ल्यू। अब इधर देख अगेन, ये जो आ रहा है ये मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, एमपी होता है, ये डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। पी को अगर एमपी से मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा? वीएमपी। वीएमपी इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर है बात? ध्यान दीजिए, बोलिए जी, यहां तक बात क्लियर? अब आते हैं जी। If this condition is met, we use the second order condition, which is derivative of e pi x upon dx should be less than or equal to zero। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लिख देते हैं जी। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ये है जी, आपको दोबारा से उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन आपके पास आ गया डी वी एम पी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो। आप इसको उल्टा ले लो ना। आप जब नॉर्मल कमोडिटी मार्केट चलते हो तो मिन ऑफ एसी एंड एमसी शुड बी राइजिंग। जब आप एपीएमपी से लेते हो तो वीएमपी शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू, जैसे पी इज इक्वल टू एमसी था, लेकिन यहां पर फिर उसके बाद एमपी शुड बी फॉलोइंग। ठीक है, आइए डायग्रामेटिकली प्रूफ कर लेते हैं। देखिए ये है आपका दोबारा से वीएपी और वीएमपी, उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी। वीएमपी, ये वीएपी, ये वीएमपी। देखिए, ठीक है। अब यहां पे कुछ वेज रेट्स हैं, लाइक एक वेज रेट ये W1, एक ये W2, और एक ये W3। आप बताओ W3 पे तो ऑपरेट ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? वेजेस कुछ ज्यादा ही है भाई। और अब पढ़ते रहते हैं। Here all possible levels of W gives us the firm's demand curve for input, but the input demand curve should not be confused with the conditional input demand। कैसे? W above the max of VAP, I repeat, W above the max of VAP। इधर देखो ये, भाई ये तो कोई फायदा ही नहीं है, बताओ क्यों?
वेज इतना ज्यादा है, कोई प्रोडक्टिविटी आ नहीं रही, वेज इतना ज्यादा मैं तो नहीं दूंगा। आते ये वाले कंडीशन पर, ये देखना जरा, दिस वन एंड दिस वन। आप बताओ, डोंट यू थिंक वीएमपी और वेज दोनों बराबर है? इधर देखो, वीएमपी और वेज यहां दोनों पे बराबर है, यही वाली कंडीशन है। लेकिन अगेन सेकंड ऑर्डर कंडीशन कौन सी है, वो यहां पे फुलफिल हो रही है, क्योंकि इसके बाद तो वीएमपी बढ़ रहा है ना, वीएमपी शुड बी फॉलिंग। तो अगर आप एक्स के साथ रखते हो तो ये कंडीशन लगानी है, और आप अगर वाई के साथ रखते हो तो पहले जो आपने सीखा, ये दो कंडीशन से आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की। एंड में आखिरी छोटा सा कंक्लूजन है वो पढ़े। The input demand curve should not be confused with conditional input demand, which shows how much X the firm needs to produce a given Y. W above the max of VAP, firm will use none of the input. W falls below the max of VAP, firm will make positive profit. The quantity of the input it buys or hires, it is found on VMP curve, but only on the downward sloping part. Only on this part, मेरा बेटा, this one. Clear? Sure? अब बच्चा कहता है जी इसका यूज बता दो, मैं भी बता देता हूं इसका यूज। देखो, जो आपकी रीडिंग ने ये बनाया था तो क्या सोच के बनाया था, दिखाता हूं। अब समझ आएगा ना आपको, क्योंकि आपने पूरी कंडीशन पकड़ ली। इधर देख लो, ये था डीसी, ठीक है। आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो, ये लो, ये रहा टीआर कांस्टेंट। आपको पता है आपका प्रॉफिट कहां मैक्सिमाइज होगा, यहां, इधर देखो, ये प्रॉफिट कर्व बना दिया मैंने, दैट्स योर प्रॉफिट कर्व। ये यहां पे मैक्सिमाइज है, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान देना, स्लोप ऑफ टी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टीसी, स्लोप ऑफ टी आर एम आर, स्लोप ऑफ टीसी एमसी। ये यूज है बनाने का इसका, प्रूव, और यही तो आप प्रूव करके आ रहे थे। कंडीशन क्या थी आपकी ऑप्टिमैलिटी की, एम आर शुड बी इक्वल टू एमसी। बच्चा कहता है तो दूसरी भी तो थी, मैंने कहा दूसरी कौन सी, कि एमसी शुड बी राइजिंग। प्रूव हो रहा है भाई, इसके बियॉन्ड तू जाएगा तो तेरा प्रॉफिट फॉल कर रहा है। प्रॉफिट फॉल तभी करेगा जब एमसी इज राइजिंग, क्योंकि एमआर तो कांस्टेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन में। समझ गए बात? तो ये यूज है इसका, लेकिन आपकी रीडिंग इस तरफ जाती नहीं है। सो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपने अभी किल किया है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये चैप्टर सिर्फ रेफरेंस के लिए रखिएगा। पेपर में इसमें से एक आध थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आता है, मेन जो पेपर में सवाल आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे अगली क्लास में, जिसमें आगे के दोनों चैप्टर एक साथ ही पकड़ लेंगे हम, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास रहेगी, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे। हाँ, इसका थोड़ा बहुत यूज जरूर मैं करूंगा उसमें, बट वो हम फुल थ्रॉटल न्यूमेरिकल्स के लिए जा रहे होंगे। साथ में आपको रीडिंग सिखाते रहेंगे कि देखिए ये टॉपिक तेरा इसमें कवर होता चला गया। फिलहाल जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज द बेसिक्स ऑफ फर्म, उसकी कॉस्ट, उसके प्रोडक्शन, उसके प्रॉफिट, वो अभी आपने सीख लिया है। प्लीज यहां तक कोई भी डाउट है प्लीज बताएं बेटे। गैस एनी डाउट? अक्षिता जी, सिया जी, क्लियर है? सो एक बार ये आपके लिए वीडियो शेयर भी कर देंगे ग्रुप में, आराम से देखिए। कल तो वो लंबी वाली क्लास रहेगी माइक्रो की, आपने ऑनलाइन अटेंड करना जरूर कीजिएगा। फिर परसों हम दोबारा से इसको खत्म करेंगे, ताकि बढ़िया से हो जाए, मतलब आपका टाइमली खत्म हो जाए तो अच्छा है। फिर बाकी बचे हुए दिनों में सिर्फ पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे। नहीं, कल दो क्लास है ना उसकी, एक कल होगी एक फ्राइडे होगी, एक में 2 to 9, एक में फिर 12 और प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।